एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ, क्वेश्चन अच्छा है। यहाँ पर जो C2R लिखा है, C कॉम्प्लेक्स नंबर है, R रियल नंबर है, यानी इधर वाले में कॉम्प्लेक्स नंबर है और इधर सारे रियल नंबर है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर 2 + 3i या 2 - 3i हमने एज्यूम कर लिया, आप कुछ भी ले सकते हो। जब आप इसका अच्छा फंक्शन क्या दिया है कि fz = mod z। कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरली हम लोग z से दिखाते थे, तो fz = mod z। mod z का मतलब क्या होता है? ये जैसे 2 + 3i कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका मॉड क्या होता है? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो वो सॉल्व किया, √13 आया। अगर दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने 2 - 3i लिया तो उसमें भी रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, वो भी √13 आया। इसका मतलब 2 + 3i और 2 - 3i दोनों के ही मॉड जो है वो √13 है, तो ये दोनों जाके √13 से कनेक्ट हो गया, तो ये मैनी 1 हो गया, है ना। तो एक तो ये पूछा था कि 1 1 है या नहीं, तो मैनी 1 हो गया। दूसरी चीज़ ऑन टू इनटू चेक करना है, तो आप देखो ये जो मॉड निकल करके आ रहा है ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर में जो मॉड होता है, जैसे जो √13 है, वो ओरिजिन से उस कॉम्प्लेक्स नंबर की डिस्टेंस होती है, और डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो नहीं सकती। इसलिए जो है यहाँ पर क्या होगा, सारे के सारे मॉड से जो वैल्यू आ रही है वो सब पॉजिटिव होगी, यानी इसके अंदर सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही इधर से कनेक्ट होगी। निगेटिव वैल्यू तो कनेक्ट ही नहीं होगी, क्योंकि मॉड के कभी भी नेगेटिव होगा ही नहीं। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड कभी नेगेटिव नहीं होगा। तो -1 किसी से कनेक्ट नहीं होगा, -2 किसी से कनेक्ट नहीं होगा। तो मैंने लिखा है ना, mod z इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो ऑल निगेटिव वैल्यूज ऑफ y हैज़ नो प्री इमेज इन x। निगेटिव वैल्यू की कोई प्री इमेज यहाँ पर है ही नहीं, इसलिए वो नॉट हो। ठीक है, इतना पॉज करो। ब्लैक मार्कर मेरा कहाँ गया? ये रहा। ये लिखा हुआ है एक फंक्शन है f(x) जो कि है रियल टू रियल। प्रियांशी आवाज़ आ रही है? ठीक है, तो f(x) = cos x ये है, जहाँ पर जो x है वो एक रियल नंबर है। इसको चेक करना है 1 1 और ऑन 2 के लिए। बहुत बढ़िया सवाल है और बहुत आसान सवाल है। तुम लोग बताओ कुछ। पहले तो ये बताओ अच्छा कि cos x की जो वैल्यू होती है, तुमने कुछ वैल्यू याद की होगी ना, 1/2, √3/2, 1/√2, याद है ना कुछ वैल्यू? क्लास 10 से याद कर लो। cos की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है? 1 से 0 के बीच में तो होती है, लेकिन करेक्ट आंसर नहीं है। और बताइए। sin x और cos x की जो वैल्यू होती है वो -1 से 1 तक होती है। जैसे साइन में आप जाएंगे, सारी वैल्यूज़ निकालेंगे, तो सारी की सारी वैल्यू -1 से 1 के बीच में आती रहेंगी। यही कॉस में भी होता है। अब आप देखिए इधर रियल टू रियल है, यानी यहाँ भी रियल है और यहाँ भी रियल है। ठीक, यहाँ पर मैं कुछ वैल्यू लिखता हूँ, x की वैल्यू लिखता हूँ। यहाँ पर x की वैल्यू लिख दी मैंने 0, π/4, π/2। ठीक, फिर लिख दिया 3π/4, फिर लिख दिया 3π/2, ऐसे करके कई सारी वैल्यू मैंने लिख दी। रेंज, सॉरी, यहाँ पे भी रियल नंबर है तो रियल नंबर तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ सारे निगेटिव वाले हो गए, फिर यहाँ 0 हो गया, और यहाँ पे मैं मान लेता हूँ सारे पॉजिटिव वाले हो गए। क्लियर हो गई इतनी बात? और उसी में कहीं ना कहीं वैल्यू होगी -1 इधर, और यहाँ कहीं वैल्यू होगी +1। तो -1, 0 और 1, इसको थोड़ा और ध्यान से देखना। मैंने अभी यही बता दिया कि कॉस की वैल्यू यहीं पर लाई करती है, इसके बीच में लाई करती है, बस। अब देखो ज़रा, cos π/2 की वैल्यू कितनी होती है? cos π/2 किससे जाके जुड़ेगा? बताओ जल्दी। 0 से, तो ये जाके 0 से जुड़ गया। 3π/2 किससे जाके जुड़ेगा? नहीं पता, क्योंकि तुम्हें 0 से 90 तक की वैल्यू याद है। तो 11th की ट्रिग्नोमेट्री अगर नहीं आई ना तो 12th में रो दोगे तुम लोग। cos 3π/2 मुझे तो याद है 0 ही होता है। चलो थोड़ा आसान कर देता हूँ तुम्हारे लिए। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 कॉस में 0 होता है। देखो ऑड मल्टीपल 3 π/2, 5 π/2, 7 π/2, 9 π/2, 11 π/2। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 इज कॉस में 0 होता है। कैसे होता है वो दिखा देते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ cos π + π/2, और cos 180 + थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव होता है, क्योंकि यहाँ सारे पॉजिटिव होते हैं और यहाँ कॉस और
सेक पॉजिटिव होता है। ये देखो 11th के ट्रिग्नोमेट्री, जैसे ट्रिग्नोमेट्री का सवाल आएगा उसमें 11th की ट्रिग्नोमेट्री पूरी घुस जाएगी। अब तो मैं ये भी मुश्किल लग रहा होगा कि cos पाई प्लस पाई बाई 2 में सर ने कैसे लिख दिया। तो चलो ITF इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन शुरू होगा तो उसके पहले मैं बताऊंगा। अभी तो एक ही सवाल आया है तो उसके हिसाब से कर लेते हैं। तो cos पाई प्लस पाई बाई 2 इसकी वैल्यू होगी माइनस कॉस पाई बाई 2, क्योंकि cos पाई प्लस थीटा जो होता है वो माइनस कॉस थीटा के बराबर होता है। तो माइनस कॉस पाई बाई 2 कितना होता है 0, तो कितना आंसर आ गया 0, यानी cos 3 पाई बाई 2 भी किससे जाके जुड़ गया 0 से। तो ये मैनी वन हो गया ना फंक्शन, समझ गया ना। इसमें क्या लिखोगे, बिकॉज f ऑफ पाई बाई 2 इज इक्वल टू 0, f ऑफ 3 पाई बाई 2 इज इक्वल टू 0। सो ये फंक्शन क्या हो गया बच्चों, मैनी वन हो गया। अब इसका ऑन टू इनटू चेक करते हैं। देखो यहाँ सारे रियल नंबर है ना, ये सारे रियल नंबर है ना इसमें, तो -2 -3 -4 -5 -2.5 -3/2 सारे रियल नंबर है ना इसमें, है ना। लेकिन कॉस की वैल्यू यहाँ चाहे जो ले लो, यहाँ इनफाइनाइट तक वैल्यू है ये सब, ये तो थोड़ी सी मैंने लिखी थी इनफाइनाइट। तुम कुछ भी ले लो, तुम कुछ भी रखोगे कॉस की वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही आएगी। यानी ये सारे के सारे अगर कहीं मिलेंगे जा करके तो ये जो रेड सर्किल मैंने बनाया है ना, इसी के अंदर सब मिलेंगे जा करके। यानी कि बाकी वैल्यू क्या रह जाएंगी, खाली रह जाएंगी, फ्री रह जाएंगी। जैसे -2 है वो किसी से नहीं मिलेगा जाकर, +2 है वो किसी से नहीं मिलेगा जाकर। तो केवल -1 से 1 तक की वैल्यू तो ऑक्यूपाइड रहेंगी, बाकी सारी वैल्यू फ्री रहेंगी, और फ्री रहेंगी तो क्या हो जाएगा, नॉट ऑन टू या इनटू। तो यहाँ पर लिखोगे एज वी नो cos x की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, -1 से 1 तक होती है, ऐसे लिखते हैं -1 से 1, ठीक। सो ऑल अदर वैल्यूज of y has no pre-image in x, so not on to। क्लियर हो गया, पॉज कर दो। तो 1 के लिए चेक कर रहे हैं fx1 इक्वल टू fx2, तो fx1 के लिए यहाँ x1 रख दीजिए, और fx2 के लिए जो है fx2 के लिए यहाँ पर x2 रख दीजिए। तो ये आ गया x2 -2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x1 x2 -2 x1 -x2 +2 इज इक्वल टू, इधर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई x1 x2 -x1 -2 x2 +2, तो +2 कैंसिल, x1 x2 कैंसिल, और ये माइनस का x1 इधर ले आता हूँ तो प्लस का x1 हो जाएगा, तो -2 x1 + x1 इज इक्वल टू, ये माइनस का x2 उधर ले जा रहा हूँ तो प्लस हो जाएगा, तो -2 x2 + x2। आगे यहाँ पे करता हूँ तो -2 x1 + x1 क्या आया, -x1 इज इक्वल टू, ये क्या आया -x2, कैंसिल हो गया माइनस माइनस, तो x1 इज इक्वल टू x2 आ गया, यानी कि फंक्शन क्या हो गया 1। आधे नंबर मिल गए तुमको, ठीक है। अब ऑन टू के लिए, तो ऑन टू के लिए मैंने क्या बताया बच्चों, y इज इक्वल टू x - 1/x - 2 लिखा, और यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे। काहे की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू कैसे निकलेगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए पहले, तो ये हो जाएगा xy - 2y इज इक्वल टू x - 1। हमें x की वैल्यू चाहिए ना, तो x वाले सब एक तरफ कर लेते हैं, तो xy - x इज इक्वल टू, माइनस का 2y इधर आ गया, तो 2y - 1, यहाँ से x कॉमन ले लो, y - 1 2y - 1, तो x की वैल्यू हो गई 2y - 1/y - 1। अब देखो जरा बहुत ध्यान से, बहुत अच्छा सवाल है यहाँ पर। देखो y की वैल्यू रखो, ठीक है ना, y की वैल्यू रखो, और जो भी वैल्यू तुम रखोगे y की वो यहाँ x से कनेक्ट होनी चाहिए। y की वैल्यू 1 नहीं रख सकते, 1 नहीं रख सकते, और उसने मना भी किया है 1 रखने से। वो सवाल के शुरू में देखो, जो दूसरा वाला सेट है उसमें रियल नंबर सारे हैं लेकिन 1 नहीं है, समझ गए, रियल नंबर सारे हैं लेकिन उसमें 1 नहीं है, तो 1 तो रख ही नहीं सकते। और अगर मान लो वहाँ केवल रियल नंबर होता और हम 1 रख सकते होते, तो 1 - 1 0 हो गया, तो इनफाइनाइट हो जाता। तो 1 रखने पे यहाँ इनफाइनाइट होता ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो केवल रियल नंबर है। तो तुम कह देते कि सर 1 तो किसी से कनेक्ट ही नहीं है, लेकिन उसने पहले ही 1
एक्सक्लूड कर दिया तुम्हारे क्वेश्चन से, यानी 1 तो तुम रख ही नहीं सकते। आप 1 के अलावा कुछ रखो, कुछ भी रखो, 2 रखो, मान लो 2 रखा तो 2 × 2 - 1 अपॉन 2 - 1, कोई रियल नंबर ही तो आएगा। अब ये कैलकुलेशन ही ऐसी कि तुम यहाँ कुछ भी रखोगे कोई ना कोई रियल नंबर आएगा ही आएगा, समझ गए ना। इसका मतलब हर वाई जो होगा वो कनेक्ट होगा। क्लियर हो गई इतनी बात। ये तो तुमने चेक कर लिया। एक चीज़ और ध्यान से देखो, ये जो पहला वाला होता है ये एक्स की वैल्यू होती है, वाई की वैल्यू होती है। ध्यान से देखो, पहले वाले में एक्स की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, यहाँ पर 2 नहीं हो सकता। तो ये भी चेक करो ऐसा ना हो जाए कि y की कोई वैल्यू ऐसी हो जाए जिस पे x 2 आ जाए, तो भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि 2 तो इसमें है ही नहीं ना, तो इसका मतलब ये वाला y खाली रह जाएगा, समझ गए ना, ये वाला y खाली रह जाएगा। तो अब ये भी चेक करना पड़ेगा कि x की वैल्यू 2 कौन से y पर है, तो इसको 2 रख देते हैं x को, है ना, तो x को रख देते हैं 2, तो 2 = 2y - 1 अपॉन y - 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब सॉल्व करोगे ना तो जान तो ये आ जाएगा 1 = 2, यही आ रहा है ना। यार ये पॉसिबल ही नहीं है, 1 = 2 कहाँ होता है। इसका मतलब इसकी वैल्यू कभी भी 2 हो ही नहीं सकती, यानी y कुछ भी रख लो ये 2 नहीं आएगा कभी। तो इसका मतलब ये ऑन 2 हो गया। y की कोई भी वैल्यू आप इसमें रखेंगे आपको एक x मिलेगा, y की सारी वैल्यू बिजी रहेंगी, ऑल y हैज़ प्री इमेज इन x, सो इट इज़ एन ऑन टू फंक्शन। क्लियर हो गया। देखो माइंड में हमें कैच कर लेना है कि इनटू ऑन टू है या नहीं, फिर उसमें एक लाइन लिख देनी है लास्ट में यही। तो आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब होता है कि आपका सवाल है ये f(x) = x या y = x। अब इसको आपको चेक करना है, ये 1 1 है। बाइजेक्शन, बाइजेक्शन का मतलब हो गया है कि चेक करना है कि ये 1 1 और ऑन टू दोनों है या नहीं, क्योंकि जो फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों होता है उसको हम लोग बाइजेक्शन या बाइजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, चलो 1 1 चेक करते हैं इसमें। तो आप स्टार्ट करिए वैसे ही, f(x1) = f(x2), तो f(x1) क्या हो जाएगा x1, f(x2) क्या हो जाएगा x2। लो आ गया x1 = x2, 1 1 हो गया। अब इसको ऑन टू चेक करते हैं। ऑन टू चेक करने का तरीका मैंने क्या बताया भाई, y = x दिया तो x की वैल्यू निकाल लो, तो x = y हो गया। अब y को वैल्यू देना शुरू करो, तुम y को जो भी वैल्यू दोगे तुम्हें x मिलेगा ही मिलेगा, समझ गए ना। यहाँ पर एक बात लिखी कि a इज़ अ नॉन एम्प्टी सेट। उसने ये नहीं बताया कि a में नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, क्या है, कुछ भी हो जाए, नॉन एम्प्टी है यानी कुछ है उसमें, तुम कुछ भी मान लो, नेचुरल मान लो, रियल मान लो, होल मान लो, रैशनल मान लो, जो मानना हो मान लो, समझ गए। और एक ही सेट A दिया है, इसका मतलब दूसरा सेट भी क्या है, A ही है। तो अगर तुमने दोनों नेचुरल नंबर के सेट मान लिए सपोज, तो अब आप देखो y को कोई नेचुरल नंबर वाली वैल्यू दो तो वो इसमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा भाई। अगर दोनों नेचुरल मान लिए, तुमने इधर 1 दिया तो इधर 1 मिलेगा, 2 दे दिया तो इधर 2 मिलेगा। क्लियर है इतना? तो तुम्हारे माइंड में क्लियर हो गया कि ये ऑन टू है, तो क्या लिखोगे, ऑल y हैज़ प्री इमेज इन x, सो इट इज़ एन ऑन टू फंक्शन। और 1 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, बाइजेक्टिव फंक्शन। क्लियर हो गई इतना? नोट कर लो। क्या हो गया, 2x हो गया। अब ये तो अभी हमने किया था, ये तो अभी हमने किया था, इसको चेक करना था कि ये तो खैर 1 1 ऑन टू है, ये भी हमने किया था। अब इसको चेक करना, in प्लस in इज नॉट ऑन टू, तो in प्लस in तो 2x हो गया ना। अब ये नॉट ऑन टू चेक करना है, 1 1 नहीं, ऑन टू इनटू चेक करना। तो आ जाते हैं हम फंक्शन में, नेचुरल से नेचुरल है कि यहाँ भी सारे नेचुरल नंबर, यहाँ भी सारे नेचुरल, कुछ लिख लेते हैं अंदाजे के लिए, यहाँ भी लिख लेते हैं अंदाजे के लिए। अब जब तुमने x को 1 रखा तो सवाल ये हो गया ना y = 2, x को 1 रखा तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 2, x को 2 रखा y की वैल्यू कितनी हो गई, x को 3 रखा y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लेकिन 1 से कोई भी कनेक्ट नहीं है कनेक्ट। इसकी एक और y = 2x तुम्हारा सवाल है, तो x बराबर क्या हो गया, y/2। अब y को वैल्यू देना शुरू करो, तो y का मतलब 1 दोगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। यहाँ 1/2 हो गई नहीं क्योंकि यहाँ तो नेचुरल नंबर है ना, तो y = 1 हैज नो प्री इमेज, लिख लोगे, इन x, सो इट इज इनटू फंक्शन क्या, नॉट ऑन।
क्लियर हो गया ऑनलाइन वालों? तो जैसे हम लोग 1 1 प्रूफ करना होता है, तो 1 1 प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 करते हैं। यहाँ पर x की जगह अगर आप क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, a कॉमा b है, a कॉमा b, यानी आप करेंगे एफ ऑफ a1 b1 इज इक्वल टू एफ ऑफ a2 b2, ये कॉमा लगा हुआ है यहाँ पर, है ना। अब एफ ऑफ, देखो जब एफ ऑफ ए बी की वैल्यू कितनी है, b कॉमा ए, यानी जो अंदर है वो रिवर्स हो जाता है। क्लियर है इतनी बात? एफ ऑफ ए कॉमा बी की वैल्यू क्या है, b कॉमा ए, यानी कि जो अंदर है वो रिवर्स हो जाता है। तो अगर यही कंडीशन मैं यहाँ लगाता हूँ तो एफ ऑफ a1 b1 की वैल्यू क्या आएगी, b1 कॉमा a1, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, b2 कॉमा, सही है ना इतना। अब अगर ये ऑर्डर्ड पेयर बराबर हैं तो दो ऑर्डर्ड पेयर तभी बराबर होते हैं जब उनकी फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू बराबर हो। इसका मतलब क्या हो गया कि b1 बराबर b2 है और a1 बराबर a2 है। और अगर ऐसा हो गया कि b1 बराबर b2 है और a1 बराबर a2 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर b1 बराबर b2 है और a1 बराबर a2 है, तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि a1 b1 इज इक्वल टू a2 b2, नहीं भाई, अगर b1 बराबर b2 और a1 बराबर a2 है तो इसका मतलब ये हो गया कि a1 b1 इज इक्वल टू a2 b2, यानी x1 इज इक्वल टू x2, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ x2 लेके चले और x1 इज इक्वल टू x2 आ जाए तो हम क्या कहते हैं, 1 1 तो आ तो गया x1 इज इक्वल टू x2, x1 की जगह क्या था a1 b1, x2 की जगह क्या था a2 b2, तो फंक्शन क्या हो गया, 1 1 हो गया। कोई डाउट इसमें? थोड़ा सा अलग है क्योंकि यहाँ पे x की जगह a कॉमा b आ गया, बस इतना फर्क है। क्या चीज़? अरे भाई b1 b2 बराबर है, a1 a2 बराबर है, तो फिर a1 b1 और a2 b2 बराबर नहीं हो गए, है ना। चलो इसका ऑन टू देख लो जल्दी से, पहले नोट कर लो, चलो इतना जल्दी से पॉज कर लो, आराम से चेक हो जाएगा, बहुत ध्यान से। लेकिन इसमें ज़्यादा कुछ ना मैं लिख नहीं पाऊँगा क्योंकि लिखने के लिए कुछ है नहीं, कोई कैलकुलेशन होती, कोई नंबर होता तो मज़ा आता करने में, लिख नहीं पाऊँगा ज़्यादा। ऑन कर दिया, ठीक है। चलो देखो इसको समझते हैं। देखो ऑन टू इंटू वैसे भी हमको अपने दिमाग में क्लियर कर लेना होता है कि वो ऑन टू इंटू है या नहीं, उसके बाद तो यही लिखना होता है कि वो हाँ सारी की सारी प्री इमेज एक्स में है। तो पहले खुद क्लियर हो जाओ, चेक करते हैं ज़रा। देखो ये क्या है, एफ कहाँ से क्या है, जैसे नेचुरल टू नेचुरल होता था, रियल टू रियल होता था, ये है ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए। इसका क्या मतलब है ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का, वो भी बता देता हूँ। ए क्रॉस बी में तो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, तो जैसे अगर ए क्रॉस बी के एलिमेंट जो है हमारे वो यहाँ लिख देते हैं, चलो 1,2 है, 3,4 है, 5,6 है, और ऐसे बहुत सारे होंगे। तो बी क्रॉस ए में क्या होगा, इनका रिवर्स, यानी 2,1 है, 3,4 4,3 है, 6,5 है, एंड सो ऑन, ऐसे होंगे। अभी इतना समझ में आ गया ए क्रॉस बी क्रॉस ए का क्या मतलब है, ठीक। अब देखो y को देखो किससे कनेक्ट होगा, हमारा सवाल ये दिया हुआ था कि बी ए आ रहा है ए बी से, तो 2 1 किससे आ रहा होगा, 1 2 से, यानी ये इससे कनेक्ट हो गया। 4 3 3 4 से। अब तुम देखो भाई, जब ये बी क्रॉस ए है तो इसका रिवर्स तो इसके अंदर मौजूद ही होगा क्योंकि ए क्रॉस बी है। क्लियर है कि नहीं? इसका बी क्रॉस ए में जो भी कुछ होगा उसका रिवर्स तो इसके अंदर मौजूद ही होगा क्योंकि ए क्रॉस बी है, यानी एवरी वाई हैज़ अ प्री इमेज इन एक्स। क्लियर हो गई इतनी बात? सो इट इज एन ऑन टू फंक्शन। क्या चेक करना था, बाइजेक्शन, बाइजेक्शन मतलब 1 1 और ऑन टू दोनों। क्लियर हो गया? इसमें कह रहा है 0 से π/2 से लेकर के r, जैसे n टू n होता था, नेचुरल टू नेचुरल होता था ना, रियल टू रियल होता था। उसके बाद इसमें लेफ्ट साइड में क्या है, 0 से π/2, लेफ्ट साइड में 0 से लेकर के π/2 तक की वैल्यू।
और राइट साइड में जो है वो क्या है, सारे रियल नंबर। क्लियर है? फंक्शन क्या है, साइन। कुछ वैल्यू लिख लेते हैं जो आपको याद भी होगा, 0, 5/6, 5/4, 5/3, 5/2। तो साइन 0 0 होता है, साइन 5/6 यानी 33, साइन 13 1/2 होता है, साइन 5/4 1/2 होता है, साइन 5/3 यानी साइन 16 33/2 होता है, एंड साइन 5/2 इज 1 होता है। अब ये देखो हर वैल्यू एक से तो करेक्ट है, 0 से π/2 में साइन एक्स का फंक्शन 1 1 होता है, ठीक है। लेकिन 0 से 2π के बीच में 1 1 नहीं होता, वो इंटरवल दिया है, ट्रिग्नोमेट्री की बात आ गई। तो अभी 11 की ट्रिग्नोमेट्री याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो अभी ध्यान रखिए, 0 से π/2 में हर वैल्यू एक से कनेक्ट होती है, 1 1 फंक्शन। cos x में भी अगर तुम देखोगे ये वैल्यू आ गई 0 से π/6, π/4, π/3, π/2। cos 0 क्या होता है 1, ये होता है √3/2, ये होता है 1/2, ये होता है 1/2 और ये होता है 0। 1 1 है, हर वैल्यू 1 से कनेक्ट होगी। क्लियर हो गई? अब sin x और cos x तो 1 1 है, वो कह रहे हैं कि आप शो करिए कि sin x प्लस cos x जो है वो 1 1 नहीं, इसी में 0 से π/2 से रियल में ये 1 1 नहीं। चलो पहले इतना नोट कर लो, बताते हैं cos को। अब मैंने इसको ले लिया sin x प्लस cos x लिया, बहुत ध्यान से देखना है, तो बता दो। अब 0 रखो, sin 0 0 और cos 0 होता है 1, तो 0 जाके किससे कनेक्ट होगा, 1 से। सही है कि बात? अब रखा π/6, तो sin π/6 होता है √3/2 और cos π/6 होता है 1/2, तो ये आगे π/4, तो ये होता है 1/√2 और ये भी होता है 1/√2, तो 1/√2 प्लस 1/√2 sin 60 डिग्री, 60 डिग्री यहाँ रखो, तो sin 60 इज √3/2 और cos 60 इज 1/2। ठीक, देखो वैल्यू रिपीट करते हैं। फिर sin π/2 और cos π/2, sin π/2 इज 1 और cos π/2 0, तो 1 प्लस 0 कितना हो गया 1। फिर रिपीट करने लगे। इसका मतलब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू तो दोनों कहाँ जुड़ी हुई है जाकर के, 1 से जुड़ी है 1 से कि नहीं, तो बस मैन्युअल हो तो क्या 1 1 का हो। क्लियर हो गया कि नहीं? ऑनलाइन वाला तुम्हें क्लियर हो?